अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। आज पाकिस्तान का पहला मिनरल समिट मुनक्किद हुआ जिसमें वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शिरकत की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कुरानी आयात का हवाला देकर उम्मीद का दामन पकड़े रहने की तलकीन की और बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में छुपे खजानों को दरियाफ्त करने की दावत दी। इस हवाले से ख़ास तौर पर सूरह रहमान का हवाला दिया गया कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए गुज़िश्ता कई माह से जो कोशिशें हो रही हैं, आज की तकरीब इस जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तान के $6 ट्रिलियन के मादनी पोटेंशियल को टैप करने का आगाज़ हो गया है। इस हवाले से आर्मी चीफ ने आम बात की कि अगर हमारा ये मुश्तरका अज़्म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियाँ हमारी हद और उसकी वसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। लेकिन यह भी वादे किया कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। इस ज़िम्न में अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़कर सुनाया कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। और अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं जो सियासी मामलात हैं उसकी और कानूनी मामलात की, क्योंकि एक तरफ तो ये चीज़ें अपनी जगह पर चल रही हैं लेकिन सियासी मामलात में भी हंगामा खेल दिया। आज एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही जब हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्पीच करने आए और उसमें उन्होंने आज ये कह दिया कि अगले माह हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है। फिर उनको थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि तो मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ और तारीख गलत बताऊँ। उन्होंने बताया कि फिर मैं 48 घंटे से जो है वो मसरूफ़ हूँ, जिसकी बुनियाद पर मुझे तारीख याद नहीं रही। लेकिन अगले माह जब उन्होंने कहा तो एकदम हॉल में जो है माहौल तब्दील हो गया और लोगों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से कहा कि अगले माह नहीं, इसी माह आपकी हुकूमत ख़त्म हो रही है। और फिर उन्होंने करेक्शन की। तो एक तो ये सूरत हाल थी। दूसरी सूरत हाल ये भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने स्पीच की, उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान के हालात की मंजरकशी तो की, लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसे हवाले भी दे दिए करप्शन से मुताल्लिक, माजी से मुताल्लिक, नैब से मुताल्लिक, जो मेरे ख़्याल में मेरे नज़दीक इर्रेलेवेंट थे। उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आए हुए थे, वहाँ पर जो ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर कंपनीज इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने में, जब ये तमाम चीज़ें उन्होंने सुनी होंगी तो हम अनफॉर्चुनेटली पिछली हुकूमत में भी यही बातें सुनते थे। और वज़ीर आज़म ने भी आज उन्हीं बातों का हवाला दिया और कहा कि जी ये सब चीज़ें जिससे उनकी तवज्जो इन्वेस्टमेंट और पोटेंशियल से ज़्यादा इन मामलात की तरफ भी चली जाती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि किस किस्म की ऑडियंस है और उनके सामने हमें किन ख्यालात का इजहार करना चाहिए। अब ज़रा आ जाते हैं सियासी और कानूनी मामलात की तरह। चेयरमैन PTI के खिलाफ कायम मुकदमा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए हैं। इससे पहले PTI चेयरमैन मातहत अदालतों में जारी केसेस को टेक्निकल ग्राउंड्स पर स्लो डाउन करने में कामयाब रहे। इस हवाले से आला अदालतों में उनकी दरख्वास्तों पर फौरी रिलीफ भी मिलता रहा। लेकिन अब जबकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत में 1.5 माह का अरसा रह गया है तो माहौल कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। तोशा खाना केस में आज बिलाखिर साबिक वज़ीर आज़म का 342 का बयान रिकॉर्ड हो गया है, जो वो गुज़िश्ता कई समातों में टालते आ रहे थे। इस ट्रायल के खिलाफ दायरा कार और दीगर टेक्निकल बुनियादों पर मुख्तलिफ दरख्वास्तों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दोबारा हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, अगर स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया तो ट्रायल कोर्ट में समात मुकम्मल हो जाएगी। इस फौरी दरख्वास्त को आज मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुध को यह केस मुकर्रर कर दिया है और जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया है। याद रहे कि बेंच में शामिल 2 जज इससे पहले दरख्वास्त पर स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर चुके हैं। बेंच की कंपोजिशन भी PTI चेयरमैन के हवाले से हौसला अफजा खबर नहीं है। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ केस भी फैसला कुन मोड़ पर आ गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से फुल कोर्ट की इस्तदा की गई थी, जिस पर फैसला महफूज कर दिया गया, जो कल सुनाया जाएगा। PTI के चेयरमैन के वकील फुल कोर्ट की मुखालफत कर चुके हैं, अगरचे अभी तक सुप्रीम कोर्ट किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंची, मगर इस दौरान मिलिट्री ट्रायल्स पर कार्रवाई रुकी हुई है। यही वजह है कि हुकूमत ने हाल ही में कुछ ऐसे कवानीन पास करने की कोशिश की जिससे PTI चेयरमैन के खिलाफ मुतबादिल कोर्स इख्तियार करने का रास्ता निकलता है। याद रहे कि वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि 9 मई को चेयरमैन PTI ने फौज में बगावत की मुनज़्ज़म साजिश की है। इसके शवाहिद मौजूद हैं। देखना है कि PTI चेयरमैन के खिलाफ मुकदमात किस सम्त में बढ़ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता तवक्कुआत का कोई सॉलिड ग्राउंड मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हसना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं,
कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट के मामलात को और जुडिशल पॉलिटिक्स को जो है बहुत अच्छा समझते हैं। हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग भी जो है वो करते हैं और पॉलिटिकल और कोर्ट रिपोर्टिंग दोनों को जो है वो हसन अयूब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और बड़ी अंदर की खबरें जो है वो ला के दे रहे होते हैं ये दोनों। अज़हर सिद्दीक़ साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के, अगेन नामी गिरामी वकील हैं पाकिस्तान के और हमें जो है वो अज़हर साहब ने इस वक्त बैरून मुल्क हैं वहाँ से ज्वाइन किया है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा डिस्कशन का आगाज़ जो है हसन आपसे शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि आप जो है ना मुझे कुछ पिछले उस पर भी बातें करनी है जो आप प्रोग्राम में आए थे और उसके बाद एक थोड़ा सा तनाज़ा भी चलता रहा सोशल मीडिया के बाद, लेकिन उस पर मैं ज़रा बाद में करूँगा। वो तोशा खाना से मुताल्लिक है। आपके ख्याल में जो तोशा खाना केस में PTI चेयरमैन का 342 का बयान रिकॉर्ड हो गया है जो कई दिनों से वो टालने की कोशिश कर रहे थे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, कितना अहम बयान है और इसके बाद आपके नज़दीक क्या प्रोसेस रह गया? नहीं, प्रोसेस तो बड़ा वाज़ेह है। अभी तो उन्होंने मज़ीद 2 दिन की मोहलत मांग ली है, लेकिन अब कल उनको बुला लिया गया दोबारा। तो ये केस तो अब कंक्लूड होने के नज़दीक है, यानी मैक्सिमम अगर देखा जाए तो जो रनिंग वीक है इसके अंदर ये केस कंक्लूड होता दिखाई दे रहा है कि अनटिल के अनलेस कोई सुपीरियर जुडिशरी इसमें अपनी इंटरवेंशन कर ले और ट्रायल को रोक दे या कोई ऐसा जो है वो अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट केस को ख़त्म भी कर सकते हैं, ये उनका दायरे इख्तियार के अंदर है। लेकिन कभी इस तरह हुआ नहीं है कि ट्रायल जब आखिरी मराइल में पहुंचा हो तो वो इस तरह जो है वो केस को जो है वो ख़त्म कर दे। तो बहरहाल ये मामला तो अब कंक्लूड होगा, उम्मीद तो यही है, क्योंकि इस वक्त तक क्योंकि जो उनका केस है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वो केस बड़ा कमज़ोर है, यानी सुपीरियर जुडिशरी से उनको मेरी राय के अंदर जो है वो रिलीफ मिल सकता था अगर उनका केस मजबूत होता। मेरिट के ऊपर अगर देखा जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो खासे जो है इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और इसमें उनकी जो सज़ा है वो आप यूँ कहते हैं कि वो दीवार पर लिख के दिखाई दे रही है और उनको ख़ुद भी इसका बखूबी अंदाज़ा हो चुका है, उनके वकील को भी अंदाज़ा है, सबको अंदाज़ा है कि इस केस के अंदर जो है उनकी जान खलासी बड़ी मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ अब जो आपने जिक्र किया कि जो दरख्वास्त है इनकी वो हुक्म इम्तना के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है, तो ना सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए कार मुकर्रर है बल्कि परसों वो हाई कोर्ट में भी जो उनकी एप्लीकेशन है वो टेकअप हो रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक दिन का वक्फा है और हाई कोर्ट ने अभी मैटर को डिसाइड नहीं किया, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से उनको क्या रिलीफ मिल सकता है? यानी मुझे तो बज़ाहिर कोई रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई रिलीफ मिल सकता है? और तोशाखाना ट्रायल के लिए अभी जो दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, जिस तरह अभी हसन भी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से दायरा रुजू कर लिया है उन्होंने, बेंच की कॉम्पोजिशन का भी एक मसला है और भी हम चीज़ें देख रहे हैं। आपके ख्याल में क्या हो रहा है, कितना जल्दी कंक्लूड हो रहा है? देखिए ये जो जुरिस्डिक्शन का मामला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ये एक बड़ा जैसे कहते हैं कि इमरान खान का बड़ा एक सॉलिड ये इस मामले में केस है। ओपिनियन बड़ी डिवाइड है कि क्या 120 दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन इस मामले को टेकअप कर सकती थी, ये तोशाखाना के हवाले से या जो इस पे 2 आरा हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना है और इमरान खान को अंदाज़ा है कि ये केस जुरिस्डिक्शन का मामला ये जल्द अज जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिसाइड हो, ताकि अगर इसके ख़िलाफ़ फैसला आए फाइनल तो हम सुप्रीम कोर्ट से रिजू करें। जो बार बार वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, एक वजह है वो उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना उनको स्टे मिलता है कि ट्रायल उनका चल रहा है, दूसरा ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से उनकी कुछ रिजर्वेशन है। जब वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वो पूरी एक चार्जेस सारे वो लगाते हैं कि जी ये चीज़ें हो रही हैं, इतनी जल्दी हो रही हैं, हाई कोर्ट स्टे नहीं दे रही, इतने केसेस पेंडिंग हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकल उसका इफेक्ट होता है और उससे वो समझ रहे हैं कि ताकि इससे ये हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट थोड़ी उनकी जो है वो एक्सपीडाइट करे उनके केसेस के हवाले से, और इस किसी हद तक वो कामयाब हैं। कहाँ ये मामला जो जुरिस्डिक्शन के और सितंबर तक एडजर्न हुआ था मामला, अब ये केस जो है 3 अगस्त को लग गया। तो ये है कि कहीं ना कहीं तो सुप्रीम कोर्ट से इनको सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस या अफरीदी ने भी ये रिमार्क्स दिए कि जो जुरिस्डिक्शन का मामला है ये पहले डिसाइड होना चाहिए। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जुरिस्डिक्शन का जो मामला है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब होगा उसके बाद ही फाइनल फैसला आएगा। डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं हो रहा? वहाँ पर ये तो होता है कि स्टे जो है नहीं मिल रहा, लेकिन डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा, क्यों? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस हो चुके हैं और मेरा ख्याल है हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में डिसाइड तो मैटर नहीं हुआ, 3 अगस्त सुप्रीम कोर्ट में आ गया। 3 अगस्त को जो है वो देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ये आए हैं ये अबूरी फैसले के खिलाफ आए हैं कि हमें स्टे नहीं मिला, जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे नहीं दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने,
और हमारे ड्यू प्रोसेस नहीं, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर हाई कोर्ट इसको डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं कर रही, क्यों जो है वो लटका हुआ है ये हवा में? ये अब जस्टिस आमिर फारूक ही बता सकते हैं, और अजहर सिद्दीक साहब हमारे भाई जो हैं वो ज़्यादा समझते हैं अदालतों को, वो बता देंगे आप। जी अजहर साहब, आपके ख्याल में जो है ये डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं हो रहा जाहिर है? और दूसरी बात ज़रा ये भी बताइएगा कि आज तोशा खाना में 35 सवालात जो है वो चेयरमैन पीटीआई को दिए गए थे, लेकिन इनके जवाबात देने के बजाय वो उल्टे सवालात और उठा रहे हैं। मेरिट पर केस क्यों नहीं लड़ा जा रहा? क्यों इस पर टेक्निकलिटीज़ पर ही सहारा किया हुआ? बहुत शुक्रिया आदिल। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, जब हम वकालत में आए ना, तो दो चीजें हमने सीखी। एक जुरिस्प्रूडेंस क्या होती है, दूसरा जुरिस्डिक्शन क्या होती है। और जुरिस्डिक्शन जो है ना, ये मेन एलिमेंट है। और इमरान खान के केस में मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि दायरा इख्तियार नहीं है। हम इस कंफ्यूजन में रहे कि ये फौजदारी केस है। मैंने बड़ा क्लैरिटी के साथ बताया कि ये पीनल प्रोविजन है, इनकम टैक्स के अंदर भी होती है और ये कंपनीज लॉज के अंदर भी प्रोविजन मौजूद है। तो इस तरह इलेक्शन लॉ, क्योंकि इलेक्शन के लॉ के मुताबिक भी ये पीनल एक प्रोविजन है कि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ये पेनल्टी मिलेगी या सजा मिलेगी। ये बेसिक प्रिंसिपल। आपको पहले तो इस बात पे आ जाए कि तोशा खाना में सबसे ज्यादा जो हाथ धोए हैं वो शरीफ खानदान या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। वो गाड़ियां ले लें, और वो ये सारा तो सबूत मैंने निकलवाए थे 1947 से ले 1990 के बाद। इतना कुछ सबूत में है, कोई बात नहीं कर रहा। हम लगे हुए हैं भाई। अगर ये जुरिस्डिक्शन का मामला ना होता तो मैं तारीखी तौर पर दो केस आपके सामने गिनवा देता हूँ। एक आपको याद होगा हुदैबिया का केस था। अब अगर वो हालांकि वो प्योर फौजदारी मामला है, हुदैबिया की अपील फाइल नहीं की गई थी, टाइमली अपील नहीं फाइल की गई थी। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े फाजिल और बड़े मेहनती और काबिल जज जनाब जस्टिस काजी फाजिल साहब ने कहा कि नहीं भाई, टाइम पे तो आपने आए ही नहीं है ये इस सारे मामले के अंदर, उड़ा के बाहर फेंक दिया था। वो अलग बात है। उसके बाद हुदैबिया 2 में भी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एवन फील्ड के केस में क्या किया वो सामने है। आज का अगर कोई मैं तो आज इमरान खान को मैं हैरान रह गया, बड़ी जबरदस्त तैयारी के साथ आए हुए थे। आज तो लग रहा था वकील है भाई। जिस तरीके से उन्होंने पिछाड़ा है जज साहब को, वैसे एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में बड़ा क्लियर, मैं बड़ा कम किसी हवाले से ये देखता हूँ, लेकिन मैं चूंकि जो कि मैं प्रोविडेंट फंडिंग के केस में वहां पेश होता रहा हूं उनके सामने, फिर ये तोशा खाना वाले केस में बतौर सिंगल जज के जब मामला चल रहा था, लाहौर हाई कोर्ट 5 मेंबर बेंच इस मामले को देख रहा था, मैं उन सारे में देखा। फिर आपने टैरियन वाइट वाला केस भी देखा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब मेरी समझ से बाहर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरे रिश्तेदार है, वो हालांकि ताल्लुक कोई नहीं था उस केस के साथ, उन्होंने बड़े आराम से साइड पे हट गए। जस्टिस आमिर फारूक साहब भी बैठे हुए हैं। फिर आपने ये जज भी देखा, मोहम्मद दिलावर साहब का रोस्टर नहीं था, इनका रोस्टर बाद में जारी किया गया और 5 दिनों के लिए ओ भाई है क्या, आपको दहशतगर्दी का केस है और लोग बड़ी अजीब बात करते हैं। मुझे जरा अगर कोई ब्रीफ रिस्पांस आपका इस पे चाहिए, फिर मैंने हसन की तरफ जाना है। मुझे जरा ये बताएं कि तोशा खाना से गिफ्ट लेना तो गलत कहीं पर भी नहीं था ना, ये तो एक कानून बना हुआ था। जी डिक्लेयर नहीं किए। डिक्लेयर असल इशू तो ये है कि जो उसका प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं किया गया ना। मैं जरा गुजारिश कर लूं कि अगर आप तोशा खाना से तहफ़ लेते हैं और एक प्रोसीजर के तहत लेते हैं तो वो तो ज़ाहिर पाकिस्तान में होता है, उसमें आपने जो कुछ लिया। असल इशू ये था कि उनको आपने बेचा किस तरह, डिक्लेयर किस तरह करा, किस अकाउंट में पैसे आए, किधर से पेमेंट हुई, ये इश्यूज है ना ज़्यादा, ना कि ये कि तोशा खाना से तोहफे क्यों लिए। अच्छा, मैं एक बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। मैं फिर बता, ये कोई नैब नहीं है। ये जो हम जो इंक्वायरी करते फिर रहे हैं ना, ये नैब करती या कोई FIA करती या कहाँ लिए, किस तरह किया नहीं किए। वहां बेसिकली एनुअल स्टेटमेंट देनी है। और मैं जो टैक्स का वकील भी हूं, ओ भाई ये इनकम टैक्स की रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट में एक एक चीज दी हुई है, कैसे खरीदा, कैसे, यानी होता क्या है। आपने साल के एंड में डिक्लेरेशन देनी है। 30 जून को जो असासे हैं, आपने क्या खरीदा क्या बेचा, वो दिसंबर में फाइल करने हैं। उसमें आपने ये तफसीलात नहीं देनी कि कहाँ कितने का लिया, कितने का बेचा। मैं तो हैरान, इसीलिए आज 342 की स्टेटमेंट में इमरान खान साहब ने बता दिया कि वो चीजें यहाँ नहीं लिख रही हैं, इनकम टैक्स की वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर मेंशन की हुई हैं एक एक चीज। यानी इलेक्शन कमीशन का ये क्या ताल्लुक, ये कहां से इन्वेस्टिगेशन, क्या देखना है डिक्लेयर किया या नहीं किया। सर वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में क्यों नहीं दिखाया। हाँ वजीर आज़म, वो इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में ये सारी तफसीलात नहीं बतानी है। मैं फिर बताना चाहूँ आपको, बाद में चले मैं जरा दी थी, लेकिन 1 साल के बाद
अच्छा, Point है, जी। शुक्र है अजहर सिद्दीक साहब ने ये तो मान लिया कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो आधे वकील हो चुके हैं और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब तो दिया। खुद भी ये बात कहते हैं, मैंने इतने सर, केसेस लड़ेंगे। अच्छी बात है, वो भी ये बात कह रहे हैं। कम से कम वो कहते उनका हैं देखिए ये- मुझसे अच्छा यूरोप को कोई नहीं जानता, मुझसे अच्छा क्रिकेट को कोई नहीं जानता, मुझसे अच्छा सियासत को कोई नहीं जानता, मुझसे अच्छा जो है, बल्कि उधर तुर्की उज्बेकिस्तान जाके कह दिया था आप मुझसे ज्यादा, आपसे ज्यादा आपकी स्त्री को मैं। तो अभी वकीलों के भी वो अजहर तो सिद्दीक बिल्कुल। साहब ने उनको इतने गुर सिखा दिए हैं कि वो कहते हैं मुझसे acknowledge ज्यादा कर रहे कानून कोई हैं नहीं कि जानता। मैं आधा वकील हूँ। ये भी एक्नॉलेज करें जो बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं जी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बड़े अब जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड है, लॉ नोइंग पर्सन है, सिटीजन है। तो 150 केसेस है ना सर, कम से कम वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे मेरे वकीलों ने मरवा दिया, ठीक है। कम से कम ये अब उनके पास एक्सक्यूज तो नहीं रहा ना। तो आई एम वेरी हैप्पी जो सिद्दीक जान साहब, सॉरी अजहर सिद्दीक साहब फरमा रहे हैं। तो मैं उनकी एक इस तो बात आपको से सिद्दीक जान साहब बहुत याद रहते हैं। हाँ, बस वो हो जाता है जी, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ अच्छी जहाँ बात है। तक ये बात कर रहे हैं कि जो केस है तोशा खाना वाला, वो केस नहीं बनता, वो सब चीज़ वो नीट एंड क्लीन है। तो भाईजान फिर दें तलाशी, किस लिए टेक्निकलिटीज़ के पीछे घूम रहे हैं आप? कभी आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं, कभी आप सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं स्टे दे, कभी कहें बेलाफाइडी है, कभी कहते हैं जी चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो बायस है, कभी कहते हैं वो कहते हैं जो जज है jurisdiction ही नहीं है ना जी, हमारे आप तरफ- क्यों दें? देखिए लेकिन मेरा jurisdiction ख्याल का है कि issue जो है डिफेंस तो ये दे चुके हैं। हाँ। अली जफर साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने डिफेंस दिया, वो नहीं माना गया, उसकी वजह से उनको नैल कर दिया चुके। वो मियाँ वाली की उनकी सीट से वो नैल हो चुके हैं इमरान खान, वो डी सीट हो चुकी है, डी सीट हो चुके वो डी सीट हो चुकी डी है। सीट हो चुके हैं। लेकिन वो जो डिफेंस है, यही मसला है कि ये चाहे वो शरीफ फैमिली है चाहे इमरान खान है, ये पहले दिन ही अपना डिफेंस बना के दे देते हैं। अब ख्वाजा हारिस क्या करें? डिफेंस तो उनका ऑलरेडी जो इलेक्शन कमीशन है वही होगा। पोजीशन है, एडमिटेड पोजीशन है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। ऑलरेडी जो इलेक्शन कमीशन में वो ये बात मान चुके हैं। अब तो जो करेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट होगी और उसका कोई फायदा नहीं है। आज वो मैं तो नहीं था वहाँ, ये बात हो रही थी कि जी जो ताइफ हैं वो जो है वो एसेट में नहीं आते। अब ये अगर ये इमरान खान की इंटरप्रिटेशन पड़े। जी अजहर साहब, दूसरी चीज ये टाइम बार्ड वाला मसला। जी जी गो अहेड। क्योंकि इन्होंने, मैंने तो वो सारा पढ़ा है ना हरफ हरफ। अभी जो बात की, बड़ी जबरदस्त बात की, इलेक्शन कमीशन के पास 120 दिन के अंदर सेक्शन 137 का इख्तियार था, नहीं किया इन्होंने। वो मामला बड़ी हैरानकुन बात। भाई और क्या होती है, बदनीति क्या होती है? स्पीकर का क्या काम था? आर्टिकल 63 का तो डिस्क्वालिफिकेशन कोई नहीं थी, जबरदस्ती रेफरेंस भेजा गया और यही सवाल इलेक्शन कमीशन के सामने था। इलेक्शन कमीशन ना तो कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, इसने डिस्क्वालिफिकेशन किस बुनियाद पर की? देखिए, दो बातें थी वहां। ये ज्यादा से ज्यादा कह सकता था कि आपने करप्ट प्रैक्टिस की है, आपकी मिस डिक्लेरेशन है। इलेक्शन कमीशन है, यही तो मामला है। दो इख्तियारात हैं जो लाहौर में लार्जर बेंच के सामने पेंडिंग है, ना कोर्ट ना ट्राइब। एक फैसला आ चुका है किसी और केस के अंदर, और यहां भी देखिए बात बड़ी सीरियस ही है। भाई जो इस्तगासा आप ढूंढते फिरे ना, इस्तगासा सब्सिक्वेंट इवेंट है। पहले इवेंट ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, जो जिसमें नाअहल किया है, जिसमें डिक्लेयर किया और जिसमें उन्होंने कहा कि इस्तगासा चलेगा, फिर पहले वो वाला फैसला चैलेंज हो रहा है, वो वाला उसका जब फैसला होगा तो उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर आएगा। यानी पहले तो इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार ही नहीं था दो बातों के ऊपर, कि एक ये नाअहल नहीं कर सकता था, 62(1)(f) कहां से आ गया, ये अदालत कहां से आ गई, ट्राइब्यूनल कहां से आ गया। दूसरा मामला ये था, अच्छा, तो ये इसका relevant forum क्या है फिर? ये क्लीन भी है, ये क्लीन भी है, लेकिन खेलना टेक्निकल है। ये कहते हैं हम क्लीन है, हमारी हर चीज डिक्लेयर है, हर चीज डिक्लेयर है, लेकिन हमने टेक्निकल खेलना है जी। इलेक्शन कमीशन का दर इख्तियार नहीं बनता, फला का दर जो बेसिकली पर वो कह रहे हैं ना, गोशवारों में तो हमने शो फॉरेन किया हुआ है फंड ना। से हाँ डिले जी। के साथ किया ना सर, अगले साल तो एक किया साल बाद किया है, एक साल बाद 2 तो साल किया है बाद ना। किया है। वो जो टाइम पे था वो नहीं हुआ। उसमें नहीं किया। एक चीज ये है, दूसरी चीज इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि देखिए बात ये है कि जी चोरी नहीं की तो तलाशी दो, चोरी नहीं की तो नवाज शरीफ तलाशी दे, चोरी नहीं की तो मरीम नवाज तलाशी दे। देखिए वो तो उस टाइम जो है वो उनकी बेसिकली वो अडल्ट भी नहीं थे, तो मरीम नवाज को आपने उस केस के अंदर जो है वो कन्विक्शन भी करवा दी, वो एमन फील्ड पनामा के केस में भी, पनामा में भी अगर चाहते तो शरीफ फैमिली उसकी मेंटेनेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की चैलेंज कर देते, तो उसके बाद वो उन्हें भी किसी ने मशवरा ये दिया होगा कि यार आप चले जाएं, इधर मसला हल हो जाए। तो ये बेसिकली अजहर सिद्दीक साहब ने खुद कहते हैं ना कि जो केस डिले करना हो तो ये मेरा फार्मूला है, ये फार्मूला नहीं होता, ये अजहर ये मेरे प्रोग्राम में लास्ट टाइम कहा था ना, मैंने कहा तो बिल्कुल मैं मानता हूं सर, ये बात मैं मानता हूं। खान साहब आपकी तरह आपके जो वो टेक्निकलिटीज में जाके केस लड़ रहे हैं ना, फारूक एच नाइक फार्मूला, तो मुस्कुराए। मैंने कहा देखें आप सब तस्लीम कर रहे हैं ना मेरा फार्मूला। अजहर साहब कहते हैं ये फार्मूला मैं लाया था नहीं, और ये मेरा फार्मूला है। अजहर साहब तो हमेशा पिटीनर और साइड पे, आपने ऐसे उनको टेक्निकलिटीज में लगाया कि खान साहब ने आगे पूरे पाकिस्तान को टेक्निकलिटीज। अजहर साहब तो हमेशा पिटीशनर ही रहे हैं, कभी भी डिफेंस साइड पे तो पहली दफा देखा है कि
तारीख में इस दफा पहली दफा देख रहे हैं कि अजहर साहब तारीख में कई काम ऐसे पहली दफा हुए हैं जो माजी में नहीं होते। डिफेंस साइड पे हैं। अदरवाइज तो यूसुफ रजा गिलानी की नायली हो या जो भी हो, अजहर सदीक साहब ने तो वो मामलात इनिशिएट किए हैं। ये तो पटिशनर साइड पे ही हमेशा लेकिन रहे। तलाशी नहीं देनी जी इन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तलाशी जो है ना वो दुनिया की तलाशी कर ली इन्होंने। उनके हर चीज जो है ना वो सारे बैंक अकाउंट्स, एसेट्स, हर चीज वो पुरानी जो है वो मियां शरीफ साहब के ज़माने की जो ट्रांजैक्शंस थी उनके भी जो है ना वो खाते खोल दिए। हाँ। लेकिन बतौर वज़ीर आज़म जो इकदाम किए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, वो असासे कहते हैं ना भाई ना, ये तो हमने जो है ना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं बनता। जी, अजहर साहब। हाई कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट स्टे करे, हाई कोर्ट स्टे करे। अजहर साहब की हंसी नहीं रुक रही यार आपकी बातों पे। मेरी भी सुनने का मैं जवाब दे दूं। देखिए वो हंसते कहते हैं मेरा फार्मूला है ना, तो मेरा फार्मूला नहीं, तो पता लग गया क्या फार्मूला है मेरा। अच्छा सुन तो ले, जी सुन ले। जी जी अदर साहब, बात बड़ी सीधी सी है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पहली दफा एक ऐसा लीडर आया जिसने स्टेटस को तोड़ा है ना? वरना आप देख रहे हैं ना बारियां लगी हुई हैं, और वो उस बंदे के बारे में अब ये आ गया कि यानी अगस्त में आया, वो अप्रैल में साल से शुरू हो गई थी 2019 में। अब कोई सबूत रह गया आपके पास? अब आते हैं अगली बात की तरफ। देखिए इसको पनामा के साथ आप नहीं मिला सकते। पनामा के सर ये अजहर साहब ऐसे ये मसला हल कर लेते हैं। बड़ा जबरदस्त जो है ना असनाद साहब ने पूरे वकील बन के सवाल पूछा आपसे। नहीं मैं आपको पूरा वैसे मौका दूंगा। कह रहे हैं किसने साजिश की? भाई वो तो ख्वाजा आसिफ ने कह दिया जो कहना था। तो ख्वाजा आसिफ ने ख्वाजा कह दिया। आप बताएं ना किसने की? नाम लें। अब आपको मैं टेक्निकल सहारे नहीं लेने दूंगा, अब आप नाम बताएं। ख्वाजा आसिफ को वो बयान पढ़ ले, सुन ले बयान। वो ख्वाजा साहब को एक तरफ रखे ना इस वक्त, आप बताएं किसने की है? आप इशारा वो ख्वाजा आसिफ जो कह दिया वो बड़े ध्यान से सुने, हमने को सारे को समझ आती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मैं ये मुझे यकीन हो गया कि टेक्निकल फॉर्मूले सिखाने में आपका वाकई पहला नंबर है। अच्छा मुझे जरा बात कर लेने दे सर देखिए ना, वो मेरे ख्याल है हसनात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2019 में ऐसा कुछ था तो फिर आप लोग एक्सटेंशन में क्यों जो है वो सफ बना के खड़े हुए थे? और 2020-21 तक के इंटरव्यूज हैं 20 तक के, जिसमें खान साहब ये कहते थे कि ये वाली बहुत अच्छी है, पिछली वाली एस्टेब्लिशमेंट खराब थी, और ये वाली तो आइन जमहूरियत कानून के मुताबिक है। सो ये तो कॉन्ट्रडिक्शंस है ना जी। गालिबन आपका इशारा इसी तरफ था। मैं नहीं इसको जरा एक तरफ रखते थोड़ी देर के लिए। चलें जी, ओके। टेंशन देने में चलो तो ये तो नहीं थे ना, ये जो कहते थे वोट को इज्जत देना है, वो सारे तो मान गए कि भाई हमने नवाज शरीफ ने गर्दन पे रखी हुई थी कि एक्सटेंशन में आपने वोट देना है। जो वोट को इज्जत देने का नारा देते थे वो तो जमीन बोस वो हो गए। मैं इसको छोड़ने में जरा मुझे वो बात है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ना, सभी एक जैसे हैं सर। इसमें इमाम वाला और सभी नंगे हैं जी, यहाँ सबका यही हाल है। आप समझते हैं कि काजी फैसला अच्छा सर मुझे ये बताएं जरा, काजी फाइज ईसा साहब वाला रेफरेंस जो है वो गलत था? बिल्कुल गलत नहीं था। तो ये खान साहब तो कह रहे हैं मैंने भेजा। किसने भेजा? मैं पहले एक बात कर लूं, मुझे सिर्फ एक बात खत्म अच्छा चलें कर ले। अच्छा देखिए पनामा केस के बारे में जो बात कर रहे हैं ना तलाशी देने के हवाले से, जरा सुन लीजिएगा। 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में चला था, फिर 60 दिन की जीआईटी बनी थी, और उसके बाद फिर 5 दिन सुप्रीम कोर्ट चला, फिर इंक्वायरी हुई नायब की, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई नायब की, फिर ट्रायल चला। किसने कहा ट्रायल 6 महीने में खत्म हुआ था? उसके बाद जाकर सजा हुई थी। डे टू डे हेयरिंग मुझे बता दें कि नायब के अंदर वहां हुई। किसने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते फिर रहे हम? वो भाई एक जुरिसडिक्शन उस केस में, इस केस में जमीन आसमान का फर्क है। या दायरा इख्तियार की बात है, वो दायरा इख्तियार तय हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट तक तय हो चुका था। यहाँ इसलिए इन केसों को उस केसों के साथ मिलाना मैं समझता हूँ ज्यादती है। राइट टू फेयर ट्रायल दें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करें। नहीं आप कह रहे हैं पनामा में मेंटेनेबिलिटी वाला मसला हल हो गया? वो हो गया था, तो चैलेंज नहीं किया था शरीफ फैमिली ने? अजहर भाई पहले प्राइम मिनिस्टर को जो के ऑफिस होल्ड करते थे वजारत उज़्मा का, उनको ताहयात नाअहल किया और फिर ट्रायल हुआ। प्लीज अपने फैक्ट स्ट्रेट करें। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया ताहयात, और उसके बाद मैटर रेफर किया ट्रायल कोर्ट को। ये हुआ है आपके सुप्रीम कोर्ट में आपकी अदालती जो है वो नजीरें ये कहती हैं। माफी मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट आई नहीं है, जो करते हम तो कह रहे हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ को जो नाअहल किया। नहीं वो तो कन्विंस है, वो तो कह रहे हैं ठीक हुई है। कैसे? अजहर साहब कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं, वो थोड़ी डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं रेफरेंस भी ठीक था
काजी फाइजी साहब वाला और पनामा का फैसला भी ठीक था नहीं, वो कह रहे हैं बिल्कुल गलत था। ठीक कह रहे हैं। नहीं नहीं सर, ठीक कह रहे हैं आप, तवज्जो ही नहीं दे रहे उनकी तरफ। अच्छा, फिर वो इमरान खान से इख्तिलाफ कर रहे हैं, वो जाहिर है खुलेआम कर रहे हैं, तो फिर आप खान साहब के नुक्ता नजर से इख्तिलाफ कर रहे हैं। यानी आपका देखिए मेरी बात सुन, मेरा अपना नुक्ता नजर है, इमरान खान साहब का अपना नुक्ता नजर है, मेरा नुक्ता नजर आपका दुरुस्त है, उनका दुरुस्त है। देखिए मैं वो इसका जवाब आप इमरान खान साहब से लीजिएगा। नहीं, मैं तो आपके नुक्ता नजर की बात कर रहा हूँ, उनसे नहीं। आपका दुरुस्त है या उनका नुक्ता नजर दुरुस्त? उस मामले की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मैं आज भी समझता हूँ। उस क्यों समझता हूँ कि देखें उनके 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 मिसेज के नाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो आज भी मनी ट्रेल अवेलेबल नहीं है। पैसा कहां से आया? इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कह के बताया कि वो साढ़े 10 करोड़ उनकी आमदन निकली है वाली प्रॉपर्टीज के सारा सामने रख के। 1 करोड़ की आमदन थी 6 सालों के अंदर, तो 9.5 करोड़ आज भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। मैं उन कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता, हम अभी इधर यही सारा इस पे अलग प्रोग्राम कर लेंगे, फिर कभी बात करेंगे अच्छा, इस पे। ये हसनात साहब ने एक आपसे जो है सवाल करने की जसारत की है, वो कह रहे हैं कि मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है वो होना चाहिए या गलत है? देखिए मैं फिर बताना चलूं बात। देखिए अब मेरा नेचर समझना है मिसकंडक्ट के हवाले से। अब मिसकंडक्ट में देखना है कि अगर उन्होंने कोई गुफ्तगू की है, अगर कोई ऐसी बात की है तो अल्टीमेटली किसी केस पे इम्पैक्ट हुआ है, यानी ये मिसकंडक्ट उस हद तक आएगा। फर्क दोनों में जरा समझ लीजिएगा। यहाँ गया, यहाँ जस्टिस इखलाक का 60s का केस मौजूद है, उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से अब सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। हम इस कंट्रोवर्सीज में मैं नहीं समझता कि ये इस पे एक अलग प्रोग्राम रख लीजिएगा, वहां बात कर लूंगा। मैं जो बात कहना चाह रहा था, जो सभी बैठे हैं ना, ये बड़ी बात है। वही डिलीट नहीं, वेल लेफ्ट नहीं कर रहे, अभी तो सीधी विक्टिम में आई है। तीनों दफा उन्होंने कहा है कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात। वेल लेफ्ट मैटर को छोड़ दें, एक और बात करें, आज भी नेक्स्ट प्रोग्राम कर लें। तो बात का वो कोई भी अजहर भाई जो है ना, वो बेसिकली वही बात है ना। अजहर देखिए एक अच्छे वकील की निशानी है ना कि इस पर नहीं वो उस मसले पे बात हो रहा है इस वेरी मच प्रोग्राम के अंदर जो है। हाँ। वो अजहर सिद्दीक फार्मूला अपना जो है ना वो बिल्कुल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको उसका प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि जो चीज कह रहे हैं आप कह रहे हैं जी कि नेक्स्ट प्रोग्राम कर लें, अभी इसको छोड़ दें, अभी इस पर बात ना करें। यही जवाब अब अलकादिर ट्रस्ट में एक क्लाइंट थे इनके, अभी ले लें जवाब मेरे से। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको। जी जी प्लीज प्लीज देना जवाब के। देखिए एक बात मैं आज भी समझता हूं कि वो रेफरेंस की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हियरिंग होनी चाहिए और वहां डिसाइड होना चाहिए। और दूसरी बात जरा समझ लीजिएगा, बड़ा जरूरी काम जो है ना, ये कुछ समझी बैठे हैं कि जस्टिस काजी फाइसा है कि नवाज शरीफ को पता नहीं क्या हो जाएगा। जस्टिस काजी फाइसा जहां तक जुडिशल मामला है और इस मामले में मैं समझता हूँ ईमानदार आदमी है, उनके साथ जितना बेंचों का ये उम्मीदें लगाई बैठे हैं ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि जस्टिस काजी फाइसा को प्रेसिडेंट सेट करके जाएंगे। मैं देखिए उस मामले में असूलों वाला आदमी है, उसमें मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, उनसे मैं बताता चलूं आपको। वो असूलों वाले आदमी है, उनके साथ बेंच में जो भी लोग होंगे वो असूलों पे फैसला करेंगे। तो ये जो ख्वाहिशात लेकर बैठे हुए ना, जो सोची समझी बैठे हैं कि जनाब जस्टिस काजी फाइसा असूलों वाले नहीं है बंदयाल। तो अगर भाई बंदयाल साहब असूलों वाले नहीं है, उन पे आपको इत्मीनान नहीं है? मैं कब कह रहा हूँ ना, मैंने ये नहीं कहा वो भी असूलों वाले हैं। मैंने कब कहा असूलों वाले नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ जो समझी बैठे हैं कि आगे पता नहीं क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट जिस पैटर्न पे चल रही है, इमरान खान साहब की लास्ट होप सुप्रीम कोर्ट है। जी बिल्कुल सबकी है, हम सबकी लास्ट होप सुप्रीम कोर्ट। 16 सितंबर के बाद जो है वो आप समझते हैं कि उनकी 16 सितंबर के बाद भी जो है मुराद बर आ जाएगी और उनकी जो है वो उम्मीद टूटेगी नहीं? सर 100% हमें कोई एतराज नहीं है इस पे, हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पे एतबार है। सुप्रीम कोर्ट मैं नहीं समझता। रेफरेंस भेजा था आप लोगों ने, रेफरेंस उन्होंने कहा मैंने नहीं भेजा, मुझे किसी ने कहा था। आप कह रहे हैं रेफरेंस ठीक है, वो कह रहे हैं रेफरेंस गलत गया है, फिर आप कह रहे हैं कि वो ठीक भी है, हमें उम्मीद भी है। ये तो कमाल ही हो गया वैसे। जी जी नहीं आदिल साहब देखें, पार्टी लीडर की हैसियत से टेक्निकलिटी इसकी पीक में इस वक्त आप नहीं मुझे सिर्फ एक बजवा जहां स्टूडियो में आना है, ये 2 मेंबर बेंच जो है हमारा वो नाराज हो रहा है। जी जी मैं आता हूं। जी जी कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर। इमरान कहा है ना, मैं सिर्फ एक बात, इमरान खान से जो कहा है कि रेफरेंस कैसे आया किस तरह आया वो ठीक कह रहे हैं। यानी ये रेफरेंस इस तरह नहीं आना चाहिए था और इस तरह इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं दफा करता इस इंटरफियरेंस से, इस इंटरव्यू बिल्कुल इतफाक नहीं करता। इंडिपेंडेंट रेफरेंस आना चाहिए था, बिल्कुल गलत तरीके से। जिस तरह जिन लोगों ने भेजा, चाहे फारूक नसीम ने, जो किसी भी ने भेजा, वो गलत भेजा है।
इस बात में इमरान खान साहब मैं बिल्कुल उन पे एग्री करता इसका हूं इस जवाब बात दूं? के ऊपर। ओके जी, लेकिन मेरी ओके पॉइंट है कि सर जरा वक्त सर थोड़ा कम है जी। आदिल भाई, मेरी जो फ़रूक नसीम साहब से बात हुई, मुलाकात हुई, उनसे डिटेल में डिस्कस किया। ही सेड कि जी मैं बिल्कुल कन्विंस हुआ था और फिर मैं इस मैटर को इनिशिएट कराया था आगे, लेकिन मुझे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर की, उनकी कॉल आई थी, आजम खान साहब। आजम खान साहब ने कहा जी फौरी आएँ, प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हैं, बहुत अर्जेंट मैटर है। जब मैं गया तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है एसेट रिकवरी यूनिट ने ये बात की है और इसके ऊपर आपका जो है वो हमने इसको रेफरेंस भेजना है, और फिर फौरी तौर पर कैबिनेट हसन में अयूब गया, साहब, अप्रूवल हुई, रेफरेंस फाइल हुआ, प्रेसिडेंट ने अप्रूव करके प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट खुद माइंड भेजा, वजीर कानून ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर को किसी ने कहा फॉर्मर, किसी ने नहीं कहा, डजंट रियली मैटर। आप वजीर आजम हैं जी। ये कही हुई बात, ये भेजी हुई बात, ये किया हुआ दस्तखत वजीर कानून से भी ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप या गवर्नमेंट के डिसीजंस को ओन करते हैं या डिसओन करते हैं। क्या आप कोई आपने कहा था कि नहीं मुझे नहीं समझ आता, ये मेरे वजीर कानून ने किया? देखिए ऐसी तो कोई बात नहीं हुई ना, आपको हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सबको मालूम है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो कि सियासी गुरु थे, उनका फैज़ाबाद धरना केस में उनका प्रॉब्लम था, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का कहा था उस ऑर्डर में, तो उस मामले के ऊपर जो है वो रिव्यू फाइल करके तो खामोशी इख्तियार कर ली थी। तो आपके ख्याल में चेयरमैन पीटीआई की ये बात दुरुस्त है कि उनको उन्होंने कहा? चेयरमैन पीटीआई बेसिकली अपने सियासी गुरु के लिए उनको रेस्क्यू करने के लिए वो आए और उन्होंने जो है वो जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ ना सिर्फ रेफरेंस भेजा, बल्कि मैं कहता हूं कि उनकी फैमिली को भी जो है उन्होंने डिस्ग्रेस करने की कोशिश की। उनकी फैमिली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होती रही और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक दिन जिस तरीके से उनसे बात की, जिस तरह वो हार्श टोन में उन्होंने कहा, और एक दफ़ा जस्टिस काजी फाइजा को कहते हैं कि सिट डाउन, सिट डाउन। यार ऐसा रवैया हमने नहीं देखा, जिस तरीके का रवैया जो है इख्तियार हुआ था, जो आज नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजा हैं, तो उनकी तस्दीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी आदिल भाई। देखिए मेरा ख्याल है उस मामले में तो मल्टीपल मूव थी। अगर कहें कि इमरान खान साहब का रोल नहीं था, बिल्कुल रोल था, इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल था, और अंदरूनी तौर पर भी कुछ अनासर थे। अंसार अब्बासी साहब की खबर छपी है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ऑफिशियल से उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि अंदर से कुछ जजेस, और वो रिटायर हो चुके हैं जजेस, जिन्होंने कहा था वो कुछ इंटरनल जुडिशल पॉलिटिक्स का एक वजह वो भी थी जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस, जस्टिस काजी फाइजा के तल्लकात कुछ जजेस जो उस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस थे या सीनियर जजेस थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनसे अच्छे नहीं थे, तो उनका रोल भी था। इस हवाले से ये चीज़ें तो अब वो जो कानूनी मुआवनत देते रहे वो वाले जजेस की बात करें, देखें वो जो है वो इंटरनल जो है वो एक जो रिफ्ट थी जजेस की, वो शुरू हो गई थी 2015-16 से, और काजी फाइजा साहब ने जब हुदैबिया की जजमेंट दी, यानी फैजाबाद धरना वाज़न्ट द ओनली रीजन, बिल्कुल प्राइमरी रीजन जी, प्राइमरी तो ये हो सकता है, लेकिन और भी सब ने जंप इन ये और इस्तेमाल भी थे, कुछ वकला भी थे, सारे इस्तेमाल हुए, सारी चीज़ें हुई। लेकिन देखें यही चीज़ें हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर उस वक्त ये चीज़ें हुई तो अब देख लें, अब फिर वही मामलात अब फिर दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। तो खैर अदर साइड आज जिस दूसरे जज के खिलाफ मामला आया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मौजूद जज हैं। अच्छी बात है। देखिए जस्टिस मज़ाहिर के ऊपर जब एलिगेशंस लगे, उनकी ऑडियो आई, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं उनको अपने साथ बैठाकर पैगाम दे रहा हूँ। तो यार अगर वो जज हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट है, तो जस्टिस काजी फाइजा जो कि आज नामजद चीफ जस्टिस हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे? उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं थी? को वहां पर उसके साथ बैठा के पैगाम नहीं दे सकते आप? I have to conclude this segment. अच्छा देखिए, यहाँ कंसेंसस सारों का आ गया है कि जस्टिस काजी फाइजा के अगेंस्ट जो रेफरेंस है खाली सिर्फ इमरान खान पे मत डालिएगा। जिन लोगों ने जो भी थे नॉन स्टेट एक्टर थे या जो भी थे वो चीजें बड़ी सर कमाल करते हैं सर, वजीर आजम पाकिस्तान थे, उनकी जिम्मेदारी थी, यस नो कह सकते थे, वजीर कानून साथ थे, मशवरा लेते कि ये मेरे गले पड़ जाएगा, मुझे नहीं करना चाहिए, वजीर कानून को बताना चाहिए था। ये थोड़ी हो सकता सर, ये देखिए पिछले 15 दलील काबिल कबूल है। मैं सुनना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है कौन करा रहा है, जरा ये भी हमें बता दें। तो माजी में कौन कराता रहा है अजहर भाई? बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई जी। थैंक यू सो मच। अजहर सिद्दीक साहब, हसन अयूब साहब, हसनान मलिक साहब मौजूद थे और बहुत टेक्निकलिटीज़ का सहारा अजहर साहब ने दोबारा लिया है और कहा है कि ये जो टेक्निकल रास्ते हैं ये मैंने इंट्रोड्यूस कराए और मैंने जो है इस पर इम्प्लीमेंट करवाया। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और अहम इशूज़ उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। हुकूमत ने जाते जाते 20 रुपए पेट्रोल की कीमत में फी लीटर का इजाफा किया है। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा है कि मुल्क की मफाद को मद्देनजर रखते हुए इजाफे का ऐलान किया जा रहा है। मुल्क की मफाद सामने रखते हुए मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज वो पास की जाए। पिछले 15 दिन में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में बहुत ज्यादा चढ़ाव हुआ यानी इंक्रीज हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कस किया आज सुबह। उन्होंने ऑब्वियसली यही कहा कि जो कुछ बेहतर हो सकता है हमें वो आवाम के लिए करना चाहिए, लेकिन हम सबको मालूम है ये जो एक हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से, अगर वो ना होती तो एक ही फिर रास्ता था कि उसको कुछ उसमें कमी करके या फिर जितना भी प्राइम मिनिस्टर इजाजत देते उसको हम एडजस्ट करते और कम क्रीज की अनाउंसमेंट करते। वफाकी वजीर खजाना की ये बात काबिल फ़हम है कि मुल्की खजाने में सब्सिडी देने या टैक्स कम करने की गुंजाइश नहीं है। खासकर IMF मुआहदे में होते हुए ऐसा करना डिफ़ॉल्ट को दावत देने के मुतरादिफ है। मगर ये बात आवाम को बात किस तरह समझाई जाए जब यही लोग अपोजिशन में होते हैं, कुछ और कह रहे होते हैं। सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? शॉर्ट रन में आपको पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। मैं इससे एग्री नहीं करता, नहीं बढ़ानी चाहिए। टाइम नहीं है कि आप आवाम के ऊपर बोझ डालें। बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत कम करो, IMF की गुलामी बंद करो। तो कामयाबी कहते हैं कि $1 बिलियन ले आए। अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM 1 पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। क्या ये अच्छा हो अगर हुकूमत में आकर भी इसी तरह के एहसासात हों, मगर हुकूमत में आकर अपनी और ब्यूरोक्रेसी की मरात में इजाफा करते वक्त ना कौमी ख़जाने की हालत याद रहती है और ना आवाम के दुख का ख्याल आता है। अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब हुकूमत ने अफसरान के लिए 2 अरब रुपए की नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी और फिर इसको डिफेंड भी किया। आप लोग चाहते हैं कि ये अफसरान जो है ना ऊबर में बैठ के आए, फील्ड के ऑफिसर हैं, 1 दिन चले जाएंगे, 2 दिन चले जाएंगे, 3 दिन चले जाएंगे, चौथे दिन आप कहीं ना कहीं से कोई पैसों का बंदोबस्त करेंगे। आप इन्फोर्स कर रहे हैं कि ये करप्शन करो। हमारा IMF से कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब गवर्नमेंट का। पंजाब गवर्नमेंट के पास बिल्कुल प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में इतने पैसे होते हैं। ये तो पंजाब का मामला है, लेकिन वफाक भी पीछे नहीं है। ऑडिटर जनरल की हालिया रिपोर्ट में सरकारी गाड़ियों के मिसयूज को हाईलाइट किया गया है। एक हफ्ता पहले वफाकी हुकूमत ने अफसरान के लिए सरकारी गाड़ियों को ज़ाती इस्तेमाल के लिए पॉलिसी की मंजूरी दी, जिसके मुताबिक सरकारी गाड़ी 6 रुपये फ़ी किलोमीटर की अदायगी से अफसरान अपने ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं होता अगर ये सहूलत हर आम आदमी को दस्तयाब होती, लेकिन मेट्रो सब्सिडाइज किराया भी कम अज़ कम 30 रुपये स्टॉप टू स्टॉप है। बेहतर है कि आवाम पर बोझ मुंतकिल करते हुए अपने खर्चों पर भी गौर करें।